दिल्ली में हुए इस मैसिव बॉम्ब ब्लास्ट ने एक बार फिर से हमें उन सारे टेररिस्ट अटैक्स की यादों को ताज़ा करा दिया जिनमें हमारे सैकड़ों सैनिकों और सैकड़ों सिविलियंस की जान चली गई थी। फिर चाहे वो पठानकोट अटैक हो, उरी अटैक हो, पुलवामा अटैक हो या फिर पहलगाम अटैक हो, चाहे दिल्ली का यही बॉम्ब ब्लास्ट अटैक ही क्यों न हो, इन सभी में एक चीज कॉमन थी कि इंडियंस के मास किलिंग की प्लानिंग हुई थी। इस धमाके में ज्वलनशील केमिकल का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसमें शॉकिंग चीज है कि ये सारे टेररिस्ट अटैक्स केवल बीजेपी के शासनकाल में ही हुए। क्या सच में इसका कोई कनेक्शन पॉलिटिकल इश्यू से है या फिर ये बिल्कुल अलग मुद्दा है? जब देश में इतनी बड़ी दिक्कत थी, देश के लोग सहम गए थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री भाग लेते हैं केवल एक बर्थडे विश करने के लिए। ये बॉम्ब ब्लास्ट एक्चुअली में किया कैसे गया, इसके पीछे कौन थे और वो कैसे अरेस्ट किए गए, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, 10 नवंबर 2025 शाम के लगभग 6:45 पर दिल्ली के रेड फोर्ट के पास, जो कि टूरिस्ट के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन होती है, वहीं लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक व्हाइट कलर की हुंडई i20 कार धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ती है और रेड लाइट पर आकर रुकती है एंड तेज धमाके के साथ अचानक ब्लास्ट कर जाती है। ये धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियों में तुरंत आग लग जाती है, पास की बिल्डिंग्स के ग्लास टूट जाते हैं। एक आई विटनेस ने बताया कि ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा इंटेंस था कि कई लोगों की बॉडी लिटरली टुकड़ों में फटकर दूर जा गिरी, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी मची क्योंकि ये एक हाई पॉपुलेटेड एरिया है और खासकर शाम के टाइम तो भीड़ बिल्कुल पीक पर रहती है। जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इस ब्लास्ट से इंस्टेंटली 10 लोगों की मौत हो जाती है, 30 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और अब तक तो हॉस्पिटल से भी कई लोग डेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। शुरू में तो सबको यही लगा कि ये एक सीएनजी सिलेंडर का ब्लास्ट होगा, लेकिन जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि ये असल में एक टेरर अटैक था, जिसकी प्लानिंग असल में कई महीनों से चल रही थी और ये उसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। बिकॉज इस टेररिस्ट ग्रुप के जितने भी लोगों को और जैसी हालत में पकड़ा गया है ना, उससे ये कंफर्म है कि ये एक ऐसी मास किलिंग की प्लानिंग कर रहे थे जिससे शायद फ्यूचर में हजारों नहीं लाखों निर्दोष इंडियंस की जान चली जाती। इन सारी चीज़ों को अभी ऑफिशियली टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर नहीं किया गया, बट ज़्यादातर रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें इसे एक टेरर अटैक से ही जोड़ती हैं। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस ने भी इस सारे मामले को टेररिस्ट एक्टिविटी के अंडर रखा है और अब तो ये मामला एनआईए को दे दिया गया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। बता दूं कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के कई इलाके अभी भी हाई अलर्ट पर हैं। अब इस पूरे इंसिडेंट को फरीदाबाद में हुई एक दुर्घटना से लिंक करके देखा जा रहा है। दरअसल बात क्या है कि 10 नवंबर के ही दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। आरोप ये है कि ये डॉक्टर्स पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े अंसर गजवातुल हिंद यानी AGH के लिए काम करते थे। इसके कुछ ही टाइम पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में काफ़ी सारे पोस्टर्स लगाए गए थे। इन सभी पोस्टर्स में आर्मी और पुलिस को धमकियां दी गई थी। जब इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच शुरू की तो इसमें काजी गुंड के एक डॉक्टर आदिल मजीद रादर का नाम आया, जो यूपी के सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। जिसके बाद इसे अरेस्ट किया जाता है और पता चलता है कि ये पिछले साल अक्टूबर तक अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। यहाँ जब पुलिस ने आदिल का लॉकर चेक किया तो उसमें एक AK-47 मिली। फिर आदिल के जरिए ही पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजाम्मिल अहमद गनाई तक भी पहुंची, जो कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल्स में पढ़ाने का काम करता था। लगभग 10 दिन पहले ही मुजाम्मिल को डिटेन कर लिया गया था और उसी के बयान के आधार पर फरीदाबाद के एक गांव में अचानक छापा मारा गया, जहां पर मुजाम्मिल ने एक किराए पर घर ले रखा था और उसी घर में 360 kg एक्सप्लोसिव बरामद किए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट। बाद में जब और भी रेड्स हुई तो यही एक्सप्लोसिव का नंबर अब 3000 किलो से भी ज्यादा बताया जा रहा है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है, जिसे बम बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ एक वॉकी टॉकी, 20 टाइमर्स, बैटरीज, रिमोट्स, 5 किलो हैवी मेटल्स
और इलेक्ट्रिक वायर जैसी चीजें मिली जो कि ऑब्वियसली बम बनाने में यूज की जाती हैं। यहीं पर एक क्रिंज राइफल, 3 मैगजीन्स और एक पिस्तौल भी बरामद हुई, जिससे क्लियर है कि यहाँ एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जाती थी। ये जो लोग अरेस्ट हुए और रेड फोर्ट के ब्लास्ट को एक साथ कनेक्ट करके देखा जा रहा है। यहाँ इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस ग्रुप में 2 और डॉक्टर्स थे। इनमें से एक लखनऊ की लेडी डॉक्टर थी जो कि गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन इस ग्रुप का एक बंदा उमर नबी जो अपने साथियों के अरेस्ट होने के बाद अचानक गायब हो गया और अब उसी के ऊपर रेड फोर्ट धमाके का शक है। शॉकिंग चीज ये है कि ये भी पुलवामा के उसी कोइल गांव का रहने वाला है जहां से मुजाम्मिल आता था। ये कार जो ब्लास्ट हुई वो लास्ट टाइम उमर नबी के पास ही देखी गई थी और ज्यादातर रिपोर्ट्स बताती हैं कि उमर नबी ने ये ब्लास्ट जल्दबाजी और पैनिक में किया था, जिसकी वजह से ये बॉम्ब लूजली असेंबल था और पूरी पावर से ब्लास्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से इसने काफी कम तबाही मचाई। ये देश में घटी एक बेहद ही अजीब घटना थी, इसीलिए हम सभी लोगों को धैर्य बनाए रखना है और अपनी बुद्धि से काम लेना है, क्योंकि आतंकवादियों का मकसद यही होता है कि देश के अंदर लड़ाई दंगों को बढ़वा देना, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू से हो या फिर धर्म के नाम पर अंधभक्तों को लड़वाना हो। और ये टाइम इन सारी चीजों के लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी को एक्सपोज किया, तो कुछ ज्ञानी लोग आकर बोलेंगे कि ये तो बीजेपी ने करवाया है, केवल और केवल न्यूज़ को दबाने के लिए। लेकिन समझो यार, बीजेपी तो ऐसे ही अपनी बातों से पलट जाती है, लोगों को दिन दिहाड़े इग्नोर मार देती है। तो क्या तुम्हें लगता है कि बीजेपी ऐसा कुछ करेगी? कोई भी पार्टी मेरे मुताबिक कंट्री में ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगी। इसीलिए उन सोशल मीडिया पेजेस से दूर रहो जो कि तुम्हारा ब्रेन वॉश करने में लगी हों। रही बात इन टेररिस्ट अटैक्स की, तो ये कब नहीं हुई। 26/11 का अटैक देख लो, पार्लियामेंट का अटैक देख लो। तो जब तक किसी इंसिडेंट की पूरी जानकारी अवेलेबल नहीं है तो हम किसी फाइनल मुकाम पर जाकर किसी एक को ब्लेम कैसे कर सकते हैं। पहले पूरा केस समझो, रिपोर्ट्स को देखो, फैक्ट्स चेक करो, तब जाकर कहीं एक स्मार्ट डिसीजन लो। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अमित शाह जिनके कंट्रोल में बॉर्डर है और देश की इंटरनल सिक्योरिटी है, तो आखिर देश के अंदर 3000 किलो जैसे बड़े नंबर के एक्सप्लोसिव्स आ कैसे गए फरीदाबाद में। और जब देश में इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ तो क्या जरूरत थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को भूटान जाकर बर्थडे विश करने की? वो इसे कैंसिल भी तो कर सकते थे। बस अब तो हमें इंतजार है कि इस केस की डिटेल्स हमें जल्दी पता चलें, गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा मिले। एंड तब तक स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो, और हाँ, उन सोशल मीडिया पेजेस से दूर रहो जो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने में लगी हैं। वेल, हम मिलते हैं किसी और दिन किसी दूसरी वीडियो में।